मेरे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई हो बहुत अच्छे होंगे और क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। आज आपका पहला प्रश्न है, जो पहले कभी नहीं हुआ हो उसे क्या कहेंगे? पहला ऑप्शन है अद्भुत, दूसरा है अभूतपूर्व, तीसरा है अपूर्व और चौथा है अनुपम। आपको बताना है जो पहले कभी नहीं हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। और आपके सामने है ऑप्शन और आपके सामने प्रश्न भी है। देखते हैं आप लोग क्या उत्तर देने वाले हैं। तो जो पहले कभी नहीं हुआ हो उसे कहते हैं अभूतपूर्व, उसे कहते हैं अभूतपूर्व। याद रखिएगा बच्चों, अभूतपूर्व कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे अभूतपूर्व है, ऑप्शन नंबर बी है। अद्भुत नहीं होगा, यहाँ पे आपका बी होना चाहिए, ऑप्शन आपका बी होगा। जो कभी ना जो कहा ना जा सके, जो कहा ना जा सके क्या कहेंगे? पहला है अकथनीय, दूसरा है अक्षम्य, तीसरा है अजर और चौथा है आपका अगम्य। आपको बताना है जो कहा ना जा सके, जो कहा ना जा सके उसे क्या कहेंगे बच्चों? जो कहा ना जा सके उसे क्या कहेंगे? अकथनीय। कथनीय में होता है जो कहा जा सके और अकथनीय मीन्स होता है जो ना कहा जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, समय की दृष्टि से अनुकूल, जो समय की दृष्टि से अनुकूल हो उसे क्या कहेंगे? पहला है अनुकूल, दूसरा है समयानुकूल, तीसरा है प्रतिकूल, चौथा है समयानुकूल। आपको बताना है, पहला है समानुकूल और चौथा है समयानुकूल। चार ऑप्शन है और जो समय के अनुकूल हो आपको बताना है, जो समय की दृष्टि से अनुकूल हो उसे क्या कहेंगे? समयानुकूल, यानी कि समय के अनुकूल। ऑप्शन नंबर डी सही है। जो सब कुछ जानता हो, जिसे सब कुछ पता हो, जो सब कुछ जानता क्या कहेंगे? ए में है अज्ञ, बी में है सर्वज्ञ, सी में है आपका विशेषज्ञ और डी में है कृतज्ञ। आपको बताना है जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहेंगे? तो आप सभी को पता है सर्वज्ञ। सर्वज्ञ जो होता है वो सब कुछ जानता है, जो कि इसमें क्या है, सर्व प्लस आपका विज्ञ यानी कि सर्वज्ञ। तो आपका क्या हो गया? सर्वज्ञ। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। जिसकी गर्दन सुंदर हो उसे क्या कहेंगे? जिसकी गर्दन सुंदर हो उसे क्या कहेंगे? पहला है सुदर्शन, दूसरा है सुगत, तीसरा है सुगर्दन और चौथा है सुग्रीव। चार ऑप्शन आपके सामने हैं और आपको बताना है जिसकी गर्दन सुंदर हो उसे क्या कहेंगे। तो आप सभी को पता है, ग्रीव मतलब होता है गला यानी कि गर्दन, और सु मतलब होता है सुंदर गर्दन या सुंदर गला जिसका हो उसे कहेंगे सुग्रीव। लौकिक, लौकिक का मतलब क्या होता है बच्चों? लौकिक का मतलब बताना है आपको। पहला दिया है पकड़ लिया गया हो, दूसरा एक समान देखने वाला, तीसरा लौकी से बना हो, चौथा जो इस लोक की बात हो। आपको बताना है लौकिक मीन्स क्या होता है। बहुत ही आसान और एकदम कॉमन सेंस का है। आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, जो इस लोक की बात हो उसे कहेंगे लौकिक। पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा क्या कहलाता है? पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा क्या कहलाता है? पहला है पति पत्नी, दूसरा है युग्म, तीसरा है युगल, चौथा है दंपत्ति। आपको बताना है कि पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा क्या कहलाता है। तो पुरुष और स्त्री का जोड़ा क्या कहलाएगा? दंपत्ति कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है, दंपत्ति। विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि को क्या कहते हैं? जो विधि विधानमंडल द्वारा पारित कर दिया गया हो और स्वीकृत कर दिया गया हो, ऐसे मतलब जो है पारित विधि को क्या कहेंगे? पहला है अधिनियम, दूसरा है नियम, तीसरा है विनियम, चौथा है अध्यादेश। आपको बताना है क्या है आपके हिसाब से सही हो जाएगा। तो याद रखेंगे, जो विधानमंडल द्वारा पारित कर दिया जाए और स्वीकृत कर दिया जाए उसे कहते हैं अधिनियम। अधिनियम कहते हैं बच्चों, पहला ऑप्शन सही है। कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति, कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति क्या कहलाता है? पहला है पारस्परिक, दूसरा है नवागत रूप, तीसरा है नवीनीकरण और चौथा है आधुनिकीकरण। तो कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति को नवीनीकरण कहेंगे, नवीनीकरण कहेंगे बच्चों। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, निश्चित समय के भीतर पत्र का उत्तर ना प्राप्त होने की दशा में अनुबोधक के रूप में भेजा जाने वाला पत्र क्या कहलाता है? अगर निश्चित समय के भीतर पत्र का उत्तर ना प्राप्त हो
तो ऐसी दशा में अनुबोधक के रूप में जो पत्र भेजा जाता उसे क्या कहते हैं? पहला प्रतिवेदन, दूसरा है ज्ञापन, तीसरा है परिपत्र और चौथा है अनुस्मारक। देखते हैं आप लोग इसका क्या उत्तर देने वाले हैं बच्चों। ये समीक्षा अधिकारी में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, तो याद रखेंगे आपका ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सही है। अनुस्मारक कहते हैं, अनुस्मारक याद रखिएगा। जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो, उसके लिए एक शब्द बताइए। जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो क्या कहलाएगा? बागी, विश्वासघाती, देशद्रोही या विद्रोही। तो जिसने देश के साथ विश्वासघात किया है वो क्या हो गया? देशद्रोही। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, देशद्रोही होगा। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है जठरानल, दूसरा है दावानल, तीसरा है बड़वानल और चौथा है कामानल। तो बताएंगे बच्चों जंगल में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है? तो जंगल में लगने वाली आग को क्या कहेंगे बच्चों? इसको कहेंगे दावानल। और पेट में लगने वाली आग जठरानल, और आपके समुद्र में लगने वाली आग बड़वानल कहलाता है। और जिसको काम की मतलब भूख हो उसे कहते हैं कामानल नल। तो याद रखिएगा यहाँ पे आपका क्या हो गया? दावानल। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। वह स्त्री जिसकी कोई संतान ना हो उसे क्या कहेंगे? पहला ऑप्शन है कुल्टा, दूसरा है बांझ, तीसरा है अप्रसूता और चौथा है विधवा। तो ये बहुत आसान है बच्चों, आप सभी को पता है। विधवा जिसका पति ना हो, उल्टा मतलब जिसका चरित्र अच्छा ना हो। आप सभी को पता है कौन है? जो बांझ, जिनको बांझ कहते हैं, यानी कि जिनकी कोई संतान नहीं होती, उसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है। रसास्वादन का आपको अर्थ बताना है। इसमें से कौन सा लाइन है, कौन सा वाक्य है जो रसास्वादन के अर्थ को बता रहा है? पहले में है किसी रस से भरा होना, दूसरा है किसी विषय में मस्त रहना, तीसरा है किसी रस का उपभोग करना, चौथा है किसी बात में रुचि लेना। तो रसास्वादन यानी कि जब आप किसी रस को का उपभोग करेंगे तभी उसका स्वाद लेंगे। तो रसास्वादन का मतलब हो गया किसी रस का उपभोग करना, उसका स्वाद लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, वर्णातीत क्या है? वर्णातीत का मतलब क्या होता है? पहला कह रहा है अतीत का वर्णन, बी में कह रहा है अच्छा वर्णन, सी में कह रहा है छिपा वर्णन, डी में कह रहा है वर्णन से परे। आपको बताना है वर्णातीत का मतलब। तो वर्णातीत का मतलब होता है बच्चों जो आपके वर्णन से परे हो, जिसका आप वर्णन ना कर सके उसे कहते हैं वर्णातीत। आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा बच्चों, डी ऑप्शन सही है। पत्र या प्रश्न आदि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला। अगर कोई आपको पत्र देता है या आपको कोई मतलब जो है किसी भी तरह की चीज़ें देता है और उसके बदले में आपसे उत्तर की अपेक्षा करता है तो क्या कहलाएगा? पहला है उत्तरीय, दूसरा है उत्तरायणी और आपका तीसरा है उत्तराधिकारी, चौथा है उत्तरापेक्षी। आपके सामने है चार ऑप्शन और आपको बताना है कि आपको पत्र या प्रश्न आदि का उत्तर की अपेक्षा करने वाला क्या कहलाएगा बच्चों? तो आप सभी को पता है उत्तरापेक्षी, उत्तर का अपेक्षी। इसको जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो आएगा उत्तर का अपेक्षी, उत्तर का अपेक्षी, तो उत्तरापेक्षी। जिसके समान दूसरा ना हो, जिसके समान दूसरा ना हो उसके लिए एक शब्द। पहला है अलौकिक, दूसरा है अगम, तीसरा है अप्रतिभा, चौथा है अप्रतिम। बताएंगे बच्चों जिसके समान दूसरा ना हो वो कहलाता अप्रतिम, अप्रतिम। ये आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। जहाँ पहुँचा जा सके, जहाँ पहुँचा जा सके क्या कहलाएगा? दुर्गम, अधिगम या आपका आगम या सुगम। आपको बताना जहाँ पहुँचा जा सके उसे कहते हैं सुगम, और जहाँ पे ना पहुँचा जा सके उसे कहते हैं दुर्गम। तो याद रखिएगा, या जहाँ मुश्किल से पहुँचा जा सके उसे कहते हैं दुर्गम, जहाँ ना पहुँचा जा सके उसे कहेंगे अगम। ना पहुँचा जा सके अगम, आसानी से पहुँचा जा सके सुगम, मुश्किल से पहुँचा जा सके तो दुर्गम। याद रखिएगा बच्चों, यहाँ जहाँ पे पहुँचा जा सके वो आपका क्या हो गया? सुगम। जो बहुत बातें करता हो उसके लिए एक शब्द बताएं। पहला है बधिर, दूसरा है बहुज्ञ, तीसरा है वचनीय और चौथा है वाचाल। आपको बताना है कि कौन सी जो है बात सही है। यहाँ पे जो बहुत बात करता हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वाचाल, उसे कहते हैं वाचाल। अधिक बात करने वाले को अधिवक्ता भी कहते हैं। अतिवृष्टि का क्या मतलब होता है? पहला लाइन है अत्यधिक विचार करना,
दूसरे यानी बी में कह रहा अत्यधिक वर्षा होना, सी में कह रहा अत्यधिक सूखा पड़ना और डी में कह रहा अत्यधिक संतुष्ट होना। आपको बताना है बच्चों इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो सही हो जाएगा। अतिवृष्टि का क्या मतलब होता है, तो आप सभी को पता है अतिवृष्टि का मतलब होता है अत्यधिक वर्षा होना। अत्यधिक वर्षा होना को ही कहते हैं अतिवृष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है युत्सु। युत्सु वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। युत्सु आपको बताना है युत्सु का क्या मतलब होता है। पहला है दूसरों को हंसाने वाला, बी है युद्ध करने का इच्छुक, सी है लड़ाई में शहीद हो जाने वाला और डी में है सदा अमर रहने वाला। युत्सु का क्या मतलब होगा बच्चों, याद रखिएगा युद्ध करने का जो इच्छुक हो उसे युत्सु कहते हैं और युद्ध करने की इच्छा युयुत्सा कहलाता है। यानी कि सा पे अ की मात्रा हो जाए तो युद्ध करना, करने की इच्छा और उस पर छोटाऊ की मात्रा आ जाए तो करने का इच्छुक। तो इच्छुक आएगा तो उ का मात्रा, इच्छा आएगा तो आ की मात्रा। याद रखिएगा आपका ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रत्युत्पन्नमति बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रत्युत्पन्नमति का क्या मतलब है। पहला है ए में उत्तर ना देने की क्षमता, बी में है जो तत्काल उत्तर दे सके, सी में है जो फिर से उत्पन्न हुआ हो और डी में है जिसकी बुद्धि में नई नई बात उत्पन्न होती है। तो आपको बताना है बच्चों कि आपका प्रत्युत्पन्नमति का मतलब क्या होता है। प्रत्युत्पन्नमति का मतलब होता है जो तत्काल उत्तर दे सके उसे कहते हैं प्रत्युत्पन्नमति। और जो व्यक्ति तत्काल कविता करे उसे क्या कहेंगे बच्चों, जो व्यक्ति तत्काल कविता करे उसे क्या कहेंगे, फटाफट दीजिएगा उत्तर। नेक्स्ट है अंकेक्षक। अंकेक्षक का मतलब क्या है। ए में है आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला, बी में है अंगरक्षकों को कर्म निर्धारित करने वाला और आपका तीसरा है अंकों के साथ खेलने वाला और चौथा है गणना करने वाला। अंकेक्षक का मतलब बताना है बच्चों। और जो तत्काल कविता करे उसे कहते हैं आसु कवि। आसु कवि कहते हैं। जो आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला होता है उसी को कहते हैं अंकेक्षक। अंक का जो है इच्छा करने वाला उसी को कहते हैं अंकेक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही शानदार है। आपको बताना है जिजीविषा का क्या मतलब है। ए में है जीवन से मुक्ति की इच्छा, बी में है जीवन की इच्छा, सी में है जीविका कमाने की इच्छा, डी में है किसी चीज़ को पाने की तीव्र उत्कंठा। आपको बताना है जिजीविषा का क्या मतलब होता है। तो याद रखेंगे जिजीविषा का मतलब होता है जीने की इच्छा। जिजीविषा का मतलब होता है जीने की इच्छा। नेक्स्ट देखिए बच्चों पार्थिव। पार्थिव किसे कहेंगे। ए में है जिसका संबंध मनुष्य से हो, बी में है जिसका संबंध पृथ्वी से हो, सी में है जिसका संबंध ईश्वर से हो और डी में है जिसका संबंध प्रथा से हो। तो आप सभी को पता होगा जिसका संबंध पृथ्वी से हो उसे कहते हैं पार्थिव। या वर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कई बार पूछा गया है। या वर किसे कहेंगे। ए में है जिसके जीवन का कोई निश्चित उद्देश्य ना हो, बी में है किसी भी वस्तु को अकस्मात प्रस्तुत करने वाला, डी में है एक स्थान पर टिक कर ना रहने वाला, सी में है इधर उधर निरुद्देश्य घूमने वाला। या वर का मतलब क्या होता है बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। इधर उधर क्या हो गया, जो एक जगह टिक कर ना रहे, जो एक स्थान पर टिक कर ना रहे यानी कि इधर उधर घूमता रहे। लेकिन यहाँ पे निरुद्देश्य जो है ये गलत हो गया, यानी कि जो एक स्थान पर ना टिक के रहे वही क्या हो गया, या वर हो गया। पृष्ठव्य का मतलब क्या होता है। ए में है पूछने योग्य, बी में है बीता हुआ, सी में है जिससे प्रश्न पूछा जा सके और चौथा है पीछे देने योग्य। आपको बताना है कि कौन सा है जो आपका सही हो जाएगा। पृष्ठव्य का मतलब होता है पूछने योग्य। पूछने योग्य के लिए एक शब्द आता है पृष्ठव्य। रवि ईश्वर को ना मानने वाला मनुष्य है। रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। रेखांकित है आपका ईश्वर को ना मानने वाला मनुष्य क्या कहलाता है। पहला है सनाथ, दूसरा है पंडित, तीसरा है आस्तिक, चौथा है नास्तिक। तो बताएंगे बच्चों जो ईश्वर को ना माने, जो वेदों में आस्था ना रखे उसे कहते हैं नास्तिक।
ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ईश्वर का कोई आकार नहीं होता। कोई आकार नहीं होता, इसका मतलब क्या है? तो पहला कह रहा है सरोकार, दूसरा है साकार, तीसरा है निराकार और चौथा इनमें से कोई नहीं। बहुत आसान है, जिसका कोई आकार नहीं होगा वो क्या होगा? निराकार होगा, और जिसका आकार होगा वो साकार होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। आँखों के सामने घटित घटना पर विश्वास तो करना ही पड़ेगा, यानी कि अगर आपकी आंखों के सामने कोई घटना घटित होती है तो उसके लिए क्या शब्द प्रयोग होगा? हाईलाइट किया गया है आंखों के सामने। पहला है प्रत्यक्ष, दूसरा है परोक्ष, तीसरा है प्रारूपतः और चौथा है प्रत्येक। बताएंगे बच्चों, आंखों के सामने घटित घटना पर विश्वास तो करना ही पड़ेगा, तो इसके लिए आप सभी को पता है प्रत्यक्ष, जो सामने हो उसे प्रत्यक्ष, जो सामने ना हो उसे कहते हैं परोक्ष। भारत की बुरी दशा को हाईलाइट किया गया है। देखकर गांधी जी का मन द्रवित हो गया। रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। पहला है दुर्व्यवहार, बी है दीनता, सी है दुर्दशा और डी है दुर्दिन। इसमें से कौन सा शब्द है जो आप बुरी दशा के लिए यूज करेंगे? देश की बुरी दशा के लिए याद रखेंगे बच्चों, जब दशा खराब हो तो उसे कहते हैं दुर्दशा। दुर्दशा, जब दिन खराब हो तो कहते हैं दुर्दिन। दोपहर के समय सालू आराम कर रही थी। रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। दोपहर के समय को क्या कहते हैं? पूर्वाह्न, मध्याह्न, काली ग्रह और अपराह्न। तो आप सभी को पता है मध्याह्न कहते हैं। दोपहर के पहले को पूर्वाह्न, दोपहर के बाद को अपराह्न और दोपहर को कहते हैं मध्याह्न। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। वैभव को उस विद्यालय में इम्तहान लेने वाला बनकर जाना है। वैभव को उस विद्यालय में इम्तहान लेने वाला बनकर जाना है। इम्तहान लेने वाले को क्या कहते हैं बच्चों? पहला है विशेषज्ञ और बी है परीक्षक, सी है अध्यापक, डी है समन्वयक। आपको बताना है जो किसी स्कूल में परीक्षा लेने के लिए जाए या इम्तहान लेने के लिए जाए उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं परीक्षक। जो परीक्षा के लिए आया है उसका मतलब जो है देखने के लिए, नज़र रखने के लिए उसे परीक्षक कहते हैं। ममता कम बोलती है। कम बोलती है के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाएगा? पहला है समभाषी, दूसरा है मृतभाषी, तीसरा है मितभाषी, चौथा है मृदुभाषी। बताएंगे बच्चों क्या है जो सही हो जाएगा? तो याद रखिएगा, इसका मतलब होता मितभाषी, जो कम बोले मितभाषी, जो कम खाए मितहारी, जो कम खर्च करे मितव्ययी, जो मधुर बोले उसे कहते हैं मृदुभाषी। विवेक ने श्रेष्ठ कुल में जन्म लिया है। श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने के लिए क्या शब्द का प्रयोग किया जाएगा? पहला है कुलीन, दूसरा है समकालीन, तीसरा है कुल श्रेष्ठ और चौथा है कुलभूषण। आपको बताना है अगर कोई श्रेष्ठ कुल में जन्म ले रहा है तो उसके लिए कौन से शब्द का प्रयोग करेंगे? तो याद रखेंगे बच्चों, कुलीन शब्द यहाँ पे सही होगा, कुलीन शब्द। हालांकि कुलश्रेष्ठ को भी हम थोड़ा थोड़ा सही कर सकते हैं। अनुपम बहुत ध्यान से पुस्तक पढ़ रहा था। रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। जब कोई बहुत ध्यान से किताब पढ़े तो उसे क्या कहेंगे? पहला है सरलता, दूसरा है धैर्य, तीसरा है तन्मयता और चौथा है धीरज। तो आप सभी को पता है जब तन और मन लगा के कोई काम करते हैं तो उसे कहते हैं तन्मयता। तो बहुत ध्यान से काम कर रहे हैं तो तन्मयता के साथ। जो ममत्व से रहित हो, जो ममत्व से रहित हो यानी कि जिसमें क्या हो? ममत्व ना हो। पहला है निरामय, दूसरा है निर्मोही, तीसरा है निर्मम और चौथा है निष्ठुर। तो आप सभी को पता है जिसमें मम ना हो, निर्मम हो, वो क्या हो जाएगा? निर्मम हो जाएगा। जिसमें मम नहीं होगा, ममता नहीं होगा, वो कैसा होगा? निर्मम होगा। जो किसी का हित चाहता हो, पहला हितकारी, दूसरा है अहितकारी, तीसरा हितैषी, चौथा है हितभाषी। तो आप सभी को पता है जो आपके बारे में अच्छा सोचता है, अच्छा चाहता है, उसे हम कहते हैं हितैषी। ऑप्शन नंबर सी सही है। जानने की इच्छा रखने वाला, ए है विज्ञ, बी है जिज्ञासु, सी है ज्ञानी और डी है ऋषि। आपको बताना है जानने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? जानने की इच्छा रखने वाला कहलाता है जिज्ञासु। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। पलकों को गिराए बगैर,
पलकों को गिराए बगैर क्या होता है? पहला अपलक, दूसरा है उन्मीलित, तीसरा है निमीलित और चौथा है निर्निमेष। बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों, याद रखिएगा। पलकों को गिराए बिना के लिए निर्निमेष शब्द का प्रयोग किया जाता है। निर्निमेष शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगर निर्निमेष ऑप्शन में ना हो तो अपलक भी सही हो जाएगा। निर्निमेष अगर ऑप्शन में नहीं है तो अपलक भी सही हो जाएगा। और अगर आपको कहीं बोथ का ऑप्शन मिल जाए तो बोथ हो जाएगा। तो याद रखिएगा, आपका सही है। और निमिलित का उन्मिलित ये विलोम होगा। तो ये रहा आज का आपका जो है 40 प्रश्न। उम्मीद है ये 40 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग क्लास में उपस्थित रहा करें बच्चा लोग, आप लोगों के लिए ही सारा मेहनत किया जाता है और आप लोगों की उपस्थिति रहती है तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 1 मिनट भी समय आपका बर्बाद किए बिना ये सारी चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड की जाती हैं। तो क्लास में ज़रूर उपस्थित रहें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।